नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। परिवार में सब कोई ठीक होगा, कुशल मंगल। पेपर चल रहे हैं आपके और आप हमारे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 विषय हिंदी सब्जेक्ट कोड 201 की एक महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं आपका पेपर है 20 अक्टूबर का, तो 20 अक्टूबर में अभी टाइम है, 10 दिन आपके पास है। तो हमने सोचा चलो आपके लिए वीडियो बना देते हैं। हमने आपके लिए 4 वीडियो बनाई हैं जो हिंदी विषय से जुड़ी हुई हैं। पहली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण पाठों के बारे में। दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको महत्वपूर्ण कविताओं के बारे में। तीसरे वीडियो में बताऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। और चौथे वीडियो में बताऊंगा रिवीजन के समय ये प्यारे प्यारे छात्र हमारे साथ होंगे जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। समय बर्बाद नहीं करते, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपकी हिंदी की जो किताब है उसमें सबसे पहला पाठ है बहादुर। तो बहादुर एक नेपाली लड़का था जिसकी उम्र थी 13 साल। उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से भागकर आया था और वह हमारे लेखक अमरकांत के यहाँ पर काम करने लगा था। अमरकांत जो लेखक है उसका जो बेटा था उसका नाम था किशोर और किशोर की मां का नाम था निर्मला। जब बहादुर किशोर के यहाँ काम करता है, अर्थात हमारे लेखक के यहाँ काम करता है, तो उसके बाद हर कोई उसको बहुत प्यार करने लगता है। लेकिन यह प्यार कुछ ही दिनों का रहता है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और सभी बहादुर को मारने पीटने लग जाते हैं। एक दिन बहादुर पर चोरी का आरोप भी लगता है। उसके बाद बहादुर किशोर के घर से अर्थात लेखक के घर से भाग जाता है। तो इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जैसे बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। किशोर कौन था, लेखक का लड़का। निर्मला कौन थी, किशोर की मां। ये तो थे कुछ छोटे छोटे प्रश्न। अब कुछ बड़े प्रश्न की बात करते हैं, जैसे कि बहादुर कहानी के आधार पर बताइए मध्यम वर्गीय परिवार की मानसिकता। यानी कि जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, जैसा कि किशोर, निर्मला और लेखक थे, उनकी क्या मानसिकता होती है जब उनके घर पर नौकर आ जाता है। तो यहां बताया गया है मिडिल क्लास फैमिली वालों के घर में अगर नौकर आ जाता है तो वह अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझने लगते हैं और अपने आप पर घमंड करते हैं। इस तरह इस कहानी में निर्मला भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो बहादुर क्या करता था। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो बहादुर अपने सर पर एक नेपाली टोपी लगाता था, शीशे में अपना चेहरा देखता था और एक नेपाली गाना गाता था और बहुत उदास हो जाता था। उदास होकर बिना खाना खाए वहीं फर्श पर सो जाता था। ये थे इस पाठ के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे पाठ गिल्लू की तरफ। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा ने लिखा है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था जो लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा को सोनजूही के पौधे के पास घायल अवस्था में मिला था। लेखिका उसको अपने पास लेके आती है, उसका इलाज करती है, उसका उपचार करती है। धीरे धीरे गिल्लू और लेखिका के बीच में प्रेम बढ़ता जाता है और गिल्लू लेखिका के बहुत ही करीब आता है। एक बार लेखिका की दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने के बाद जब लेखिका हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है तो गिल्लू सारा दिन लेखिका का इंतजार करता था और गिल्लू ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लगभग 2 वर्ष हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं गिलहरी अर्थात गिल्लू की जो उम्र होती है वो 2 वर्ष होती है। गिल्लू का समय आ गया था, अंतिम समय आ गया था। लेखिका उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है, उसके हाथ पैर रगड़ती है, उसको हीटर के पास लिटाती है और उसको गर्म करने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन समय हो जाने के कारण, उम्र हो जाने के कारण और ठंड हो जाने के कारण गिल्लू की मौत हो जाती है। तो यह पाठ लिखा है महादेवी वर्मा ने। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखिका की दुर्घटना होने के बाद गिल्लू के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ। जब लेखिका की दुर्घटना हो गई तो गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया और सारा दिन दरवाजे की तरफ देखता रहता था और लेखिका का इंतजार करता रहता था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जब लेखिका अपने दफ्तर को चली जाती थी तो गिल्लू क्या करता था। लेखिका के दफ्तर जाने के बाद गिल्लू खिड़की के रास्ते से बाहर चला जाता था और सारा दिन दूसरी गिलहरियों के साथ नेता बना फिरता था। जब उसको ये पता चलता कि लेखिका के आने का समय हो गया है तो गिल्लू
खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाता था। प्यारे छात्रों, ये था पाठ गिल्लू। अब चलते हैं तीसरे पाठ की तरफ, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है वो लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। शतरंज के खिलाड़ी का संबंध है लखनऊ से। लखनऊ में दो दोस्त थे, एक तो थे मीर और एक थे मिर्जा। मीर और मिर्जा शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। दोनों सुबह से शाम तक शतरंज खेलते रहते थे। उनकी बीवियां उनसे बहुत परेशान थी। उस समय लखनऊ के जो शासक थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। लखनऊ अय्याशियों में डूबा हुआ था, कोई भी अपना काम नहीं करता था। कोई शतरंज खेलता था तो कोई अफीम के नशे में झूमता रहता था तो कोई कोठे पर पड़ा रहता था। अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया और वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया। जब अंग्रेजों की सेना वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर रही थी तो मीर और मिर्जा गोमती नदी के किनारे पुरानी मस्जिद में शतरंज खेल रहे थे। शतरंज खेलते खेलते दोनों में वाद विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में मार दी। इस तरह शतरंज खेलते खेलते लड़ाई होने के कारण मीर और मिर्जा की मौत हो गई। इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में क्यों चला गया? तो लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में इसलिए चला गया कि मीर और मिर्जा जैसे उनके सेनापति शतरंज में व्यस्त थे। उन्होंने अपने शासक, अपने राजा के लिए जान नहीं दी, उन्होंने शतरंज के खेल के लिए जान दे दी। तो यह था आपका तीसरा महत्वपूर्ण पाठ, शतरंज के खिलाड़ी। सुखी राजकुमार कहानी, इस कहानी की तरफ चलते हैं प्यारे छात्रों। सुखी राजकुमार कहानी में सुखी राजकुमार की मूर्ति उसकी मृत्यु के बाद सायना नगर के चौराहे पर, बीच चौराहे पर सायना नगर में लगाई गई थी, जहां से वह सारे शहर को देखता रहता था। सुखी राजकुमार को यह नहीं पता था कि दुनिया में इतने सारे दुख होते हैं। सुखी राजकुमार के शरीर पर हीरे मोती जड़े हुए थे, उसका सारा शरीर चमकता रहता था। शरीर का मतलब है यहाँ पर मूर्ति। धीरे धीरे सुखी राजकुमार दुखी होने लगा लोगों के दुख देख देख कर। एक दिन छोटी चिड़िया अथवा गौरैया मिस्र देश जा रही थी तो वह राजकुमार के पास रुकी और राजकुमार की आंखों से आंसू टपक रहे थे। छोटी चिड़िया ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या दुख है? तो राजकुमार ने बताया, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे कहने पर लोगों के पास मेरे शरीर के ऊपर से हीरे मोती पहुंचाओगी? छोटी चिड़िया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मुझको मिस्र देश जाना है। राजकुमार के कहने पर छोटी चिड़िया लोगों तक हीरे मोती पहुंचाती है। धीरे धीरे ठंड पड़ती है और ठंड की वजह से एक दिन छोटी चिड़िया की मौत हो जाती है। तभी राजकुमार का दिल, अर्थात मूर्ति का दिल टूटता है और उसमें से तेज की आवाज आती है। एक दिन भगवान स्वर्ग में से देवदूत से कहते हैं, भाई जाओ, कोई बहुमूल्य वस्तु है लेके आओ पृथ्वी से मेरे लिए। तब देवदूत पृथ्वी पर जाता है और लेकर जाता है वहां से का मरा हुआ शरीर और राजकुमार का टूटा हुआ दिल। भगवान उससे पूछते हैं, यह तुम क्या लेकर आए हो? तो देवदूत कहता है, इन दोनों ने अपना जीवन दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया। इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवदूत भगवान के लिए कौन सी दो बहुमूल्य वस्तुएं पृथ्वी से लेकर गया? तो देवदूत लेकर गया था छोटी चिड़िया का मरा हुआ शरीर और राजकुमार का टूटा हुआ दिल। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ। अंधेर नगरी पाठ को मैं आपको थोड़ा सा कॉमेडी के स्टाइल में बताऊंगा। अंधेर नगरी पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इस पाठ में एक गुरुजी यानी कि मैं, मेरा नाम है महंत और ये दो मेरे चेले, एक गोवर्धन दास और एक नारायण दास। गोवर्धन दास लालची आदमी है और हम तीनों एक दिन पहुंच जाते हैं अंधेर नगरी में। हम तीनों यानी कि गोवर्धन दास, गुरुजी अर्थात महंत और नारायण दास यानी कि बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छा शिष्य है ये। अंधेर नगरी में पहुंचते हैं तो वहां पर सारी वस्तु एक टके में शेर भर मिलती हैं। गुरुजी अर्थात मैं अर्थात महंत अपने दोनों शिष्यों से कहता है, शिष्यों हमको यहां नहीं रहना है, चलो इस शहर से, क्योंकि ये मूर्खों का शहर है। तो मेरी बात मानकर ये वाला गोवर्धन दास कहता है, नहीं मुझे तो यहीं रहना है। नारायण दास मेरे साथ चला जाता है। तो
मैं जाते जाते गोवर्धन दास को समझाता हूं, सुन बेटा, तू मेरी बात नहीं मान रहा, तू यहीं रुक रहा है, लेकिन जब भी तुझ पर कोई मुसीबत आए तो मुझे बता दियो, मैं तेरी सहायता के लिए आ जाऊंगा। एक दिन राजा के सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं और कहते हैं, हमें तुमको फांसी देनी है, क्योंकि एक बकरी दीवार के नीचे गिरकर मर गई है और फंदा तैयार किया गया है और तुम्हारी गर्दन मोटी है, तो इसलिए हम तुमको फांसी देंगे। तो ये अर्थात गोवर्धन दास मुझे बुलाते हैं और मैं इनसे कहता हूं, सुनो, राजा के सिपाही आए तो मैं उनसे कहूंगा मुझे फांसी पर लटकना है और तुम कहना तुम्हें फांसी पर लटकना है। जब राजा के सिपाही मेरे इस शिष्य को अर्थात गोवर्धन दास को फांसी देने आते हैं तो हम दोनों में लड़ाई होती है कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। जब राजा को यह बात पता चलती है तो राजा वहां आता है और मुझसे पूछता है, हे गुरुजी, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? तो मैं अर्थात महंत यह बताता हूं, यह काफी शुभ मुहूर्त है, इस समय जो भी फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। इस बात को मानकर राजा कहता है, मैं राजा हूं, स्वर्ग मैं जाऊंगा, इसलिए मुझे फांसी दे दो। इस तरह मैं अपने चेले अर्थात अपने शिष्य गोवर्धन दास की जान बचाता हूं। इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से अंग्रेजी शासन पर कैसे प्रहार किया गया है। जिस प्रकार अंधेर नगरी नाटक में कोई सुनवाई नहीं होती थी, उसी तरह अंग्रेजी शासन में भी किसी की कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। अंग्रेजी शासन को भी मूर्खों का शासन कहा गया है और अंधेर नगरी को भी मूर्खों का शासन कहा गया है। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ। अब हम चलते हैं भारत की बहादुर बेटियों की तरफ। तो इस पाठ में बचेंद्री पाल और कल्पना चावला के बारे में बताया गया है। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल की रहने वाली थी। कल्पना चावला भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी थी। कल्पना चावला के दोस्त जब कल्पना चावला स्कूल में पढ़ती थी तो उसको चिढ़ाते थे और कहते थे, अब देखो क्या समय आ गया है, लड़कियां भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगी। लेकिन कल्पना चावला ने हिम्मत नहीं हारी और कल्पना चावला नासा में जॉब करती है, अमेरिका जाती है और अंतरिक्ष में जाती है। जब वह अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो उसका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और इस दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। कल्पना चावला की मृत्यु पर प्रधानमंत्री ने कहा था, कल्पना चावला एक बहुत अच्छी लड़की थी, भारत की बहादुर बेटी थी और देश की अन्य बेटियों को भी कल्पना चावला की तरह बहादुरी के काम करने चाहिए। सब लोग बहुत दुखी थे और प्रधानमंत्री ने कहा था, अंतरिक्ष की बेटी अंतरिक्ष में ही खो गई। प्यारे छात्रों, जैसे आप मेरे छात्र हैं इस समय, इसी तरह ये दोनों भी मेरे छात्र हैं जो अब महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इधर। गिल्लू कौन था? गिल्लू एक गिलहरी का छोटा बच्चा था। गिल्लू लेखिका को कहां मिला था? गिल्लू लेखिका को सोनजूही पेड़ के नीचे मिला था। गिल्लू की मौत किस प्रकार हुई? गिल्लू की मौत ठंड लगने के प्रकार हुई और वो 2 वर्ष का हो चुका था। गिल्लू की मौत ठंड लगने की वजह से हुई और वो वैसे भी 2 वर्ष का हो चुका था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर घर से क्यों भागा था? क्योंकि बहादुर की माँ उसको बहुत मारती है, तो इसलिए वो घर से भाग कर आ गया था। जब बहादुर को घर की याद आती थी तो बहादुर क्या करता था? जब बहादुर को घर की याद आती थी तो बहादुर एक नेपाली टोपी लगाता था और नेपाली गाना गाता था और कुछ अपने साथ रह गए ताश के पत्तों से खेलता था। किशोर कौन था? किशोर अमरकांत का बेटा था और निर्मला का बेटा था। किशोर ने बहादुर को क्यों मारा? किशोर ने बहादुर को इसलिए मारता है क्योंकि किशोर बोलता है बहादुर से कि तुमको मेरी साइकिल साफ करनी है और मेरे जूते पॉलिश करने हैं और मेरे कपड़े प्रेस करने हैं। तो वो बहादुर एक छोटा बच्चा था तो वो भूल जाता है, तो इसलिए। मीर और मिर्जा कौन थे? मीर और मिर्जा सर बहुत अच्छे दोस्त थे, लखनऊ के रहने वाले थे और शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। मीर और मिर्जा की मौत किस प्रकार हुई? मीर और मिर्जा की मौत सर इस प्रकार हुई कि एक दिन जब वो शतरंज खेल रहे थे तो उन्होंने गाली गलौज हो गई थी, जिस कारण उन्होंने एक दूसरे के पेट में तलवार डाल दी। मीर और मिर्जा शतरंज खेलने के लिए कहाँ गए थे? मीर और मिर्जा शतरंज खेलने के लिए गोमती नदी के किनारे जाते थे, पुरानी मस्जिद के पास। और वहीं उन दोनों में लड़ाई हुई और वहीं उनकी मौत हो गई। दोनों ने एक दूसरे के पेट में तलवार मार दी। कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? कल्पना चावला हरियाणा के करनाल की रहने वाली थी।
कल्पना चावला के दोस्त उसे कैसे चढ़ाते थे? कल्पना चावला के दोस्त उसे इस प्रकार चिढ़ाते थे कि अब लड़कियां भी नॉटिकल में जाएगी, एरोनॉटिकल की पढ़ाई। एरोनॉटिकल की पढ़ाई करेगी। कल्पना चावला की मौत पर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कल्पना चावला की मौत पर देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अंतरिक्ष की बेटी थी, अंतरिक्ष में खो गई है। अंतरिक्ष की बेटी अंतरिक्ष में खो गई। खो गई। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए, सुखी राजकुमार की मूर्ति कहाँ लगी थी? क्योंकि राजकुमार की मूर्ति साइना नगर के चौराहे पे लगी थी। छोटी गौरैया कहाँ जा रही थी? छोटी गौरैया मिस्र देश जा रही थी। छोटी गौरैया की मौत किस प्रकार हुई? छोटी गौरैया की मौत ठंड लगने के प्रकार हुई। अब ये बताइए कि जो देवदूत था वो धरती से कौन सी दो बहुमूल्य वस्तुएं लेकर गया? गौरैया का मृत शरीर और सुखी राजकुमार का टूटा हुआ दिल। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब लेखिका की दुर्घटना हो गई थी तो उसके बाद गिल्लू के व्यवहार में क्या बदलाव आया?